मॉर्निंग बच्चे, आवाज आ रही है ना? यस मैम, गुड मॉर्निंग। लास्ट में हमारा था कि प्रोग्रेस जो हो रही है उसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं, मोशन मेथड, वर्क स्टडी में मोशन मेथड, टाइम स्टडी, ये सारा हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा कि मान लो हम लोग जो प्रॉब्लम आती है, कई बार ऐसा होता है कि जो ऊपर हेड है हमारा, हम उसको इन्फॉर्म नहीं करते हैं। तो क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए अपने हेड को इन्फॉर्म करने के लिए, क्या क्या हम लोग चीजें कर सकते हैं? टेकिंग कोरेक्टिव एक्शन, कीपिंग हेड ऑफिस इन्फॉर्म, कि हम चीजों को सही करने के लिए सही टाइम पे अगर एक्शन लेंगे तो कुछ प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगी। एनालिसिस ऑफ प्रोग्रेस कैरिड थ्रू वर्क स्टडी, ऑपरेशनल स्टडी, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये वाले सारे क्या है, हमें ये हाईलाइट कर दिया है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो डिफेक्ट है और ड्रॉबैक है कि हम प्रोग्रेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ ड्रॉबैक है जो हम लोग क्या है नीचे इन्होंने लिस्ट में दिए हैं। पहला पॉइंट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल नॉट सप्लाइड एट द प्रॉपर टाइम, कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जो वो टाइम पे नहीं पहुंचा। उसके बाद इक्विपमेंट नॉट प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन में नहीं है प्रॉपर, या फिर क्या है उसकी रिपेयर होनी है, मेंटेनेंस होनी है। लेक ऑफ कंसिस्टेंट सुपरविजन, टाइम टू टाइम जो सुपरविजन होनी चाहिए थी वर्क की वो नहीं हुई है। उसके बाद लेबर शॉर्टेज, कि जितने हमें उसके लेबर की रिक्वायरमेंट, वर्कर की रिक्वायरमेंट है उतने हमारे पास अवेलेबल नहीं है। उसके बाद लो आउटपुट ड्यू टू द अनसफिशिएंट वर्कर, कि जो जिस पर्पज के लिए मान लो प्लम्बर है तो उसको प्लम्बिंग का काम करना तो प्लम्बर ही चाहिए है, तो आउटपुट उस हिसाब से लो हो गई है क्योंकि वर्कर उस हिसाब से सफिशिएंट नहीं था जो जिस हिसाब से उसका काम होना चाहिए था। उसके बाद पुअर वर्किंग कंडीशन एट द साइट, साइट पे कंडीशन सही नहीं है, या तो साइट पे काम सही से नहीं हुआ, या फिर क्या है आपका मौसम खराब है, लाइट नहीं है, पुअर कंडीशन हो सकती है साइट पे। उसके बाद रूटीन पावर फेलियर ड्यू टू द फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी कट, बिजली के कुछ काम होंगे अगर टाइम पे नहीं आएगी, रूटीन में नहीं आ रही है तो उस वजह से भी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये ड्रॉबैक है जिनकी वजह से हमारी प्रोग्रेस रुक जाती है वर्क की। पहला मटेरियल की शॉर्टेज हो जाती है, दूसरा इक्विपमेंट में दिक्कत हो जाती है, तीसरा सुपरविजन सही से नहीं हो पाती तो काम ढंग से नहीं करेंगे लोग, लेबर की शॉर्टेज हो जाती है, वर्कर जिस पर्पज के लिए जो वर्कर चाहिए था वो हमें नहीं मिलेगा तो हमारी जो आउटपुट है वो लो हो जाएगी। वर्किंग कंडीशन सही नहीं है साइट पे, और जो हमारी पावर है वो नहीं आ रही है, लाइट नहीं आ रही है टाइम पे। इट इज द utmost duty of the site engineer to take immediate corrective action to remove the drawback, ये साइट इंजीनियर की ड्यूटी बनती है, टॉप मोस्ट ड्यूटी बनती है कि वो क्या इन ड्रॉबैक को जो एक्शन ले सकता है उससे लेके इनको दूर करें। ब्रिंग द प्रोग्रेस ऑफ वर्क ऑन लाइन, जो टाइम पे हमारा जो प्रोग्रेस होनी है वर्क पे वो हो जाए। ऑल द करेक्टिव एक्शन शुड बी टेकन इंजीनियर इंचार्ज कंसल्ट विद सीनियर ऑफिशियल हेड, जो हेड होता है उन उसको क्या है कंसल्ट करके उससे बातचीत करके वो क्या करता है, साइट इंजीनियर जो होता है वो करेक्टिव एक्शन लेता है। जो ऊपर बात करेगा वो अलाउ करेंगे तभी वो कर पाएगा। The continuous feedback to the head office concerned to essential to promote reply, जब तक वो नीचे वाला ऊपर इन्फॉर्म नहीं करेगा, अपना फीडबैक नहीं देगा कि क्या चल रहा है नीचे, तब तक क्या है वो ऊपर से रिगार्डिंग अप्रूवल ऑफ करेक्टिव एक्शन वो कोई अप्रूवल नहीं दे पाएगा कि कौन सा करेक्टिव एक्शन इसके लिए यूज करना है। तो इसीलिए टाइम पे उसको इन्फॉर्म करना जरूरी है, तभी वो प्रोग्रेस जो है सही से हो पाएगी और वो ऊपर वाले जो है हेड जो है वो अपना करेक्टिव एक्शन ले पाएगा। कौन कौन से करेक्टिव एक्शन जो है सजेशन दिए जाते हैं, मतलब उसको सजेशन सजेस्ट करते हैं कि हमारा जो वर्क है वो अच्छे से कंट्रोल होगा। पहला जो ऊपर लिखे हैं उन्हीं पॉइंट को भी इसने यहाँ क्या कर दिया कि वो चीजें अगर सही टाइम पे हो जाएंगी तो हमारा जो वर्क है वो इफेक्ट नहीं होगा। तो पहला पॉइंट है construction material should be procured well in advance and supplied the appropriate time,
कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल चाहिए है वो क्या होना चाहिए, एडवांस में हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, और टाइम पे हमें क्या है, जिस टाइम पे चाहिए सप्लाई उस टाइम पे होनी चाहिए। रिमाइंडर शुड बी इशू इमीडिएटली इफ सप्लाई इज नॉट रिसीव एट द टाइम। रिमाइंडर दिलवा मतलब उसको याद दिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हेड जो है हमारा ऊपर जो हायर अथॉरिटी है, अगर उसको टाइम पे हम नहीं बताएंगे तो कैसे सप्लाई करेगा। एंड टाइम पे अगर उसको हम नहीं बताएंगे तो वो क्या है, करेक्टिव एक्शन नहीं ले पाएगा। इसीलिए क्या है कि इमीडिएटली अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, सप्लाई सही से नहीं हो रही, तो इमीडिएटली उसको इन्फॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि वो कोई अल्टरनेट अरेंज कर सके। अगर वहां पे अवेलेबल नहीं है तो कुछ और जगह जहां से उसको मंगवाना है वहां से मंगवा सके। इतना लेट आ रहे हो। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट, इक्विपमेंट शुड बी केप्ट इन प्रॉपर ऑर्डर यूज। जिस हिसाब से जो मशीन यूज होनी है उस हिसाब से उस ऑर्डर में उसको प्रॉपर रखना है हमने। अगर रिपेयर की जरूरत है रिपेयर करो, और वेल बिफोर टाइम टू प्रिवेंट एनी डिले ऑफ द वर्क। जब भी हमें क्या है, इसकी वजह से कोई डिले ना हो, इसीलिए क्या करना चाहिए हमें, टाइम टाइम मतलब ऊपर जो पॉइंट हुआ है ना, पहला पॉइंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल का था, उसने बोल दिया कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल अगर चाहिए है तो टाइम पे बताओगे तो टाइम पे पहुंचेगा। दूसरा, इक्विपमेंट की बात कर रहा है तो यहाँ पे इसने बोल दिया कि इक्विपमेंट प्रॉपर यूज करने से पहले क्या है, प्रॉपर वर्किंग में होनी चाहिए। अगर रिपेयर कोई सर्विस की जरूरत है तो उसको भी टाइम पे करोगे तो हमारी क्या है, वो वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद site in charge arrange the experienced and efficient supervisor to reduce the wastage and malpractice। कि मतलब कुछ मतलब अगर कुछ वर्कर हैं काम कर रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस नहीं है, वो उस हिसाब से देखिए एफिशिएंसी आएगी उनकी, वो काम नहीं कर पाएंगे ढंग से। इसीलिए जो साइट इंजीनियर है, इंजीनियर इंचार्ज है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक्सपीरियंस पर्सन वहां पे लगाए और क्या है, सुपरवाइजरी सही से करे, ताकि कोई भी वेस्टेज ना हो। ठीक है, मेल प्रैक्टिस मतलब कोई भी ऐसे वाली, मतलब वो अपना जिस हिसाब से चाहे काम करते रहे, मतलब सही से ढंग से काम ना करें। उसके बाद लेबर, लेबर वाला पॉइंट था, लेबर की शॉर्टेज होती है तो लेबर एडवांस में अरेंज होनी चाहिए। इफ द देयर इज ए लेबर शॉर्टेज ड्यू टू द एनी रीजन, मतलब लेबर की शॉर्टेज किस किस वजह से हो जाती है, मान लो हार्वेस्टिंग सीजन है, मतलब गेहूं काटने का टाइम चल रहा है, या फिर दूसरा जैसे दूसरा जो सीजन आता है चावल काटने का टाइम, मतलब अगर ऐसे वाला सीजन चल रहा है तो लेबर वाले वहां भी चले जाते हैं। तो कुंभ मेला या फिर कोई मेला लगा हुआ है, या फिर पॉलिटिकल कुछ चल रहा है, स्ट्राइक चल रही है, ऐसे वाली चीजें हो रही होती हैं तो लेबर वाले वहां चले जाते हैं। तो इसलिए हेड ऑफिस को शुड बी इन्फॉर्म अबाउट द सेम। इस कंडीशन में क्या है, हेड ऑफिस को इन्फॉर्म करें ताकि वो और किसी को वहां पे अवेलेबल करा दे। उसके बाद स्पेशल रिवार्ड इंटेंसिव एंड वेलफेयर स्कीम शुड बी प्रोवाइड टू वर्कर रेजिंग देयर इफिशिएंसी। उनको कोई स्कीम देनी चाहिए, कुछ मोटिवेट करने के लिए अलग से रिवार्ड दे दो। कोई जैसे दिवाली कोई ऐसे वाला चीजें आई या न्यू ईयर आया तो उसको कोई, उनको कोई गिफ्ट दे दिया, या अलग से वो अलग चार्ज दे दिया। ऐसे करके हम अगर स्कीम कोई देते हैं तो उनकी इफिशिएंसी, उनको क्या है, मोटिवेशन मिलती है, वो उनकी इफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। स्पेशल केयर शुड बी टेकन टू इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन। इसीलिए स्पेशल केयर करनी बहुत ज्यादा जरूरी है जब हमें वर्किंग कंडीशन साइड पे अगर इम्प्रूव करनी है तो। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, इफ द एक्सेसिव पावर कट आर अप्लाइड बाय द गवर्नमेंट इन समर और स्पेसिफिक डे। मान लो किसी दिन गवर्नमेंट का रूल है कि किसी एक दिन लाइट बंद रहेगी, बहुत ज्यादा कट लगते हैं लाइट के, लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी अगर स्पेसिफिक डेज में कोई दिन है जिस दिन क्या है कट लगाती है गवर्नमेंट, द एडिशनल वर्क लोड शुड बी शिफ्टेड टू अदर। इसमें क्या होगा, जो पावर वाला काम है अगले दिन पे चला जाएगा। इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल इफ द इंडस्ट्रियल पावर कट इन द थर्सडे, हमने एग्जाम्पल ले लिया कि वीरवार को हमारी जो लाइट है वो कटती है, देन ऑल द मशीन शुड बी रन फॉर अदर डे। अब ये मशीनें क्या करेंगी, अगले दिन काम करेंगी, उस दिन फ्राइडे पे ज्यादा बोझ आ गया, इसलिए एंड ऑन द डेज अदर ऑपरेशन शुड बी टेकन विच नॉट रिक्वायर्ड। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, थर्सडे को वो वाले काम निपटा लें जिसमें हमें मशीन, जो हमें लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये पॉइंट है कि हम लोगों को अगर टाइम पे हम लोग चीजें करेंगे,
ये जो ऊपर पॉइंट दिए हैं इन्हीं को ही नीचे इसने डिफाइन कर दिया कि हमें क्या है, रूटीन में अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है तो हमें क्या कर सकते हैं, अगर पुअर वर्किंग कंडीशन है साइट पे उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उनको हम लोग अगर जो लेबर है उनको अगर इंटेंसिव वगैरह देंगे या फिर अलग से चार्ज दे देंगे उनको, कोई उनकी क्या है इफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर जो लेबर जिस जिस पर्पज के लिए चाहिए है उसी पर्पज के लिए लगाएंगे हम लोग, तो हमें आउटपुट ज्यादा मिलेगी। लेबर की शॉर्टेज क्यों हो जाती है, उस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है ये इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या है हमारा, ये थोड़ा समझने वाली चीज है कि कोस्ट टाइम ऑप्टिमाइजेशन फॉर सिंपल, कि हम इसमें इस टॉपिक में क्या है हमारा कि हम क्या चाह रहे हैं कि टाइम भी हमारा कम लगे और कोस्ट भी हमारी कम लगे। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम कोस्ट कम करना चाह रहे हैं तो हम क्या करते हैं, टाइम ज्यादा, मतलब अगर टाइम ज्यादा लगाएंगे तो क्या होगा, हमारी कोस्ट जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन अगर हम कोई भी चीज जल्दी करना चाह रहे हैं ना, तो टाइम कम लगाना चाह रहे हैं, तो कॉस्ट अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा जल्दी में क्या है, हमें इक्विपमेंट भी ज्यादा चाहिए है, लेबर वाले भी ज्यादा चाहिए हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंजप्शन management to identify those activity or event require special attention of engineer and manager for controlling the progress of work project is completed at the minimum practical cost। हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का, हमें वो वाली एक्टिविटी और इवेंट को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, जिसमें क्या है इंजीनियर को या मैनेजर को प्रोग्रेस पे कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है, और जो प्रोग्रेस पे कंट्रोल करने की जरूरत पड़े और जो हमारा काम है वो मिनिमम प्रैक्टिकल कॉस्ट पे क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। In such circumstances, the cost is not very important, but the time is main consideration। कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि जब हमें क्या है, कॉस्ट हमारे लिए, पैसा चाहे जितना मर्जी लग जाए, लेकिन हमारे लिए क्या होता है, टाइम इम्पोर्टेंट होता है। द प्रोजेक्ट इज रिक्वायर्ड द प्रोजेक्ट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट विद ए शॉर्ट ड्यूरेशन। हमें प्रोजेक्ट को क्या करना है, कम टाइम में कंप्लीट करना है। फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ द मिलिट्री वॉर, मतलब कोई युद्ध चल रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द बैंकर या डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेपन, कोई नए हथियार बनाए, तो उस केस में क्या एकदम से युद्ध होने लग गया, तो उस टाइम हम ये नहीं देखेंगे कि भाई टाइम लगाओ कोई बात नहीं, लेकिन मतलब आराम से काम करो। उस टाइम में क्या है, हमें ये चाहिए कि कोई चाहिए, हमें कोई वेपन बनाना है, हमें हथियार बनाना है, तो हमें जल्दी से जल्दी क्या है वो चीज चाहिए होती है। वेयर द कॉस्ट फैक्टर इज लेस इम्पोर्टेंट, वहां पे फिर पैसा मैटर नहीं करता है एज कम्पेयर टू टाइम। बट इन द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग टाइम, अगर हम टाइम को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, एट द पॉइंट एंड स्टेज इज रिचेज देयर द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज मिनिमम। कुछ ऐसा पॉइंट आता है, मान लो ये इसने बनाया डायग्राम, ये वो बनाई कर्व, इधर कोस्ट है, ठीक है, इधर आपका टाइम है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर कोस्ट है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपकी कोस्ट क्या है, कम होती जाएगी। लेकिन एक टाइम पीरियड ऐसा होता है, टेंजेंट पॉइंट बोलते हैं उसको, जिसमें क्या होता है हमारा कि टाइम भी कम लग रहा है और हमारी कॉस्ट भी कम ले, हमें वही वाला पॉइंट क्या करना है, फाइंड आउट करना है इसके अंदर। द time corresponding to stage is non-optimum duration and the cost is referred to optimum cost। मतलब ये वाला पॉइंट ऐसा आएगा कि जहाँ पे हमें टाइम भी सही होगा हमारा और कॉस्ट भी हमारी ठीक लगेगी। ऐसे ही नहीं होगा कि आगे आगे टाइम बढ़ाते जाएंगे कॉस्ट करने के चक्कर में, फिर हमारा क्या है, लेट हो जाएगा। तो वो वाला पॉइंट हम यहाँ पे फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। इफ द टाइम इज रिड्यूस बियॉन्ड द ऑप्टिमम ड्यूरेशन, अगर टाइम
कम हो जाता है, द कोस्ट विल बी इंक्रीज। ये हमें पहले बता दिया मैंने कि अगर टाइम कम ज्यादा रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो तो ज्यादा पैसे लगेंगे, जल्दी जल्दी काम निपटाने के चाहिए, सारी चीजें, लेबर भी ज्यादा चाहिए हमें और इक्विपमेंट भी ज्यादा चाहिए है, रिसोर्सेज भी जल्दी जल्दी सामान मंगवाना पड़ेगा, सारी चीजें क्या है जल्दी करने के चक्कर में हमारी कॉस्ट क्या है बढ़ जाएगी। फॉर ऑल द प्रोजेक्ट एफर्ट शुड बी पुट अराइव ए ऑप्टिमम ड्यूरेशन एंड ऑप्टिमम, इसलिए क्या करते हैं हम प्रोजेक्ट को ऑप्टिमम कॉस्ट पे लाने की कोशिश करते हैं ताकि मैनेज हो जाए। दिस टेक्निक इज टर्म टाइम और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। इस टर्म को क्या बोलते हैं, इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, कॉस्ट टाइम ऑप्टिमाइजेशन। ये पूछ सकता है पेपर पे कि कॉस्ट टाइम ऑप्टिमाइजेशन कर्व भी याद रखनी है आप लोगों ने कि कैसे बनी हुई है इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट, अब इसमें कॉस्ट में भी दो तरह की कॉस्ट हो गई, एक है आपकी डायरेक्ट और एक है आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब डायरेक्ट कॉस्ट में क्या बोल रहा है ये कि डायरेक्ट कॉस्ट में आपका क्या आएगा, सारा जो भी खर्चा होता है किसके ऊपर, लेबर के ऊपर, मटेरियल के ऊपर, मशीनरी के ऊपर, जो भी हम लोग रिसोर्सेज यूज करते हैं उनके ऊपर जो भी खर्चा होता है वो सारा किस में आता है, डायरेक्ट कॉस्ट में आता है। पेमेंट एज मेड बाय द पिटी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब छोटे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनको अगर दे रहे हैं हम पेमेंट, जो भी होगा इट इज अज्यूम दैट द नॉर्मल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, जो भी नॉर्मल अमाउंट हम लोग पे करते हैं किसके लिए, मैन के लिए, मशीन के लिए, मटेरियल के लिए, शुड बी यूटिलाइज कंप्लीट द प्रोजेक्ट, जो है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए यूटिलाइज होती है, विच वुड रिजल्ट मिनिमम डायरेक्ट कॉस्ट, जिसका ये होता है कि मिनिमम कम से कम डायरेक्ट कॉस्ट आए हमारी। इफ द वर्क इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीटेड अर्लियर, अगर काम को जल्दी करना है देन इट विल बी नेसेसरी एम्प्लॉय एडिशनल लेबर, हमें क्या चाहिएगा, अलग से लेबर लगानी पड़ेगी, मशीनरी लगानी पड़ेगी, अदरवाइज ओवर टाइम अलाउंसेस, या फिर क्या करें हम लोग कि ओवर टाइम करवाएं लोगों से और उसके लिए हम उनको क्या है अलाउंसेस दे दें। ये इसमें दिखाया है, फिर अब कॉस्ट इधर है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को दिखा दिया, कर्व बनाइए कि डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम ऐसे शो करते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट को हम ऐसे करते हैं, और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कॉस्ट को दोनों को शो करना हो तो ऐसे करके टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ऐसे हम इस कर्व से इसको शो करते हैं। ये कह रहा है टू पेड द एग्जिस्टिंग लेबर, जो लेबर पहले लगी हुई है उसको अलाउंसिंग दे दो, ओवर टाइम करा लो उनसे, बट दिस वुड बी इंक्रीज द डायरेक्ट कॉस्ट, इस वजह से क्या हो जाएगी हमारी जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। इट डज नॉट वेरी लीनियर विद द टाइम, टाइम के साथ ये लीनियरली नहीं करेगी। और इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या आता है, डायरेक्ट कॉस्ट में समझिए कि हमारा जो भी डायरेक्ट खर्चा हो रहा है मैन मशीन पे लेबर पे, वो सारा किस में आ जाता है, डायरेक्ट कॉस्ट में आ जाता है। और टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट हमारी टोटल कॉस्ट हो जाएगी। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है, जो सुपरवाइजर स्टाफ होता है उसको हम जो पेमेंट देते हैं, और जो हेड इंचार्ज होता है वो हो गया, ओवरहेड कोई है ऊपर उसकी वजह से डिप्रिशिएशन जो भी हम काट रहे हैं, इंश्योरेंस वगैरह या फिर उनको दे रहे हैं इंश्योरेंस वगैरह कॉस्ट, वो सारी किस में आ जाती है हमारी, अलग से खर्चा हो रहा है ये हमारा, वो तो लगना ही है डायरेक्ट कॉस्ट, वो तो लगेगी, उसको कोई रोक भी नहीं सकता। ये वाले में कम ज्यादा कर सकते हैं हम लोग, लेकिन ये एडिशनल कॉस्ट है, तो ये कौन सी आ जाएगी हमारी, इनडायरेक्ट कॉस्ट आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, कॉस्ट वर्सेस टाइम, कि कैसे वेरिएशन होती है टाइम के साथ कॉस्ट की। ये हम ऑलरेडी जो हमने पीछे मैंने बताया है, जैसे जैसे हम लोग क्या है टाइम को बढ़ाएंगे कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी, हमने टाइम हमने कम किया है कॉस्ट हमारी क्या है बढ़ गई है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, और अगर हम लोग टाइम इधर जाएंगे तो कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी, अगर और इधर जाएंगे तो कॉस्ट हमारी और कम हो जाएगी, यहाँ पे मतलब इस पॉइंट पे आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, ये क्लियरली शो कर रहा है हमें, it is quite clear the cost of the project increase if the time is reduced। यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि अगर बाई टाइम है तो कॉस्ट यहाँ पे जा रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो हमें ये पता लग रहा है कि अगर हम कॉस्ट जो है प्रोजेक्ट की इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा टाइम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। द पॉइंट एक्स इज, जो यहाँ पे मैंने पहले बता दिया है कि एक्स जो है वो क्या कर रहा है, नॉर्मल टाइम को शो कर रहा है। अब यहाँ पे क्रैश टाइम आएगा, नॉर्मल टाइम आएगा, जो ये वाला टाइम है लास्ट में, नॉर्मली हम अगर लेके जाएंगे प्रोजेक्ट को तो एक्स हमारा जाएगा, तो नॉर्मल टाइम है प्रोजेक्ट कंप्लीशन का। इफ द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज रिड्यूस,
टाइम को हम ओ पे ले आए, ओ पे ले आए, द कॉस्ट इज प्रोजेक्ट इज इंक्रीज, तब भी इंक्रीज ही हो रही है। दिस वुड अमाउंट टू पेइंग द एडिशनल लेबर मशीन, जो भी हम लोग क्या है लेबर को पे करेंगे तो हमारी कॉस्ट इंक्रीज होगी, क्योंकि हम इधर जा रहे हैं टाइम कम कर रहे हैं। बट देर इज ए पॉइंट वाई बियॉन्ड विच द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कैन नॉट रिड्यूस द फर्दर, पर वाई एक ऐसा पॉइंट है कि इससे ज्यादा कम टाइम हम नहीं कर सकते हैं, अगर इससे कम करोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए क्या है कि वाई एक ऐसा पॉइंट है जिससे ज्यादा हम ड्यूरेशन को कम नहीं कर सकते। दिस टाइम इज नॉन क्रैश टाइम, ये जो टाइम है इससे कम हम नहीं कर सकते। ये वाई जो है हमारा, ये नॉर्मल टाइम को शो कर रहा है, ये क्रैश टाइम ध्यान रखना कि मिनिमम टाइम, उससे कम टाइम में हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रैश टाइम। क्रैश टाइम 2 नंबर में पूछ सकता हूँ तुमसे कि क्रैश टाइम क्या होता है, तो इसलिए याद रखना कि जो मिनिमम टाइम है जिसमें क्या है हम उससे ज्यादा कम टाइम में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर सकते, वो हमारा क्या है, क्रैश टाइम हो जाएगा। द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इंफिनिटी एट द लिमिट, इस पॉइंट पे क्या हो जाता है, हमारी जो कॉस्ट है बस बहुत ज्यादा हो जाती है। बस वी कैन कंक्लूड दैट, इसको हम कंप्लीट कंक्लूड करते हैं। द मिनिमम टाइम विच एक्टिविटी कैन बी कंप्लीटेड इज, यहाँ डेफिनेशन दे दी दोबारा वही इसमें, कि जो मिनिमम टाइम होता है जिसमें हम प्रोजेक्ट को अपडेट करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, क्रैश कॉस्ट हो जाता है। यहाँ दिखा भी दिया है इसमें, यहाँ पे वाई दिखाया है, ये वाई है। अब अगर हमने कॉस्ट स्लोप निकालनी हो तो क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा क्रैश कॉस्ट है उसमें से नॉर्मल कॉस्ट को माइनस कर देंगे, और जो हमारा नॉर्मल टाइम है उसमें से हम क्रैश टाइम को माइनस कर देंगे। कैसे किया है मैं दिखा देती हूँ तुम्हें। मान लो ये वाला हमारा क्या है, नॉर्मल टाइम है, ये हमारा अगर क्रॉस जो कॉस्ट स्लोप निकालना है हमने तो कैसे, कितना स्लोप होगा, ठीक है। तो ये जो है नॉर्मल टाइम जो है उसमें से क्या निकाल देंगे, मतलब x माइनस वाई, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट निकालनी है तो y माइनस एक्स, ठीक है। ये हमारी क्या है, नॉर्मल नॉर्मल कॉस्ट है, ये वाली क्या है हमारी क्रैश कॉस्ट है। यही चीज इसने यहाँ पे की है कि क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट वो क्या हो जाएगी हमारी क्रॉस कॉस्ट स्लोप हो जाएगा। मतलब हम उसमें दिखा रहे हैं आपकी इसमें जो ऊपर हमने कर्व बनाई है उसमें दिखाया है, यही चीज इसने यहाँ पे दिखा रखी है कि जो नॉर्मल टाइम होता है उसको, अगर नॉर्मली जो कॉस्ट से रिलेटेड होता है उसको नॉर्मल कॉस्ट बोलेंगे, अगर नॉर्मली जो टाइम में हमारा जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है उसको नॉर्मल टाइम बोलेंगे, अगर नॉर्मल कॉस्ट में कंप्लीट हो रहा है तो वो नॉर्मल कॉस्ट हो जाएगी। और क्रैश अगर मिनिमम जो कॉस्ट में हम लोग मतलब मैक्सिमम जो कॉस्ट में हम लोग टाइम उसको कंप्लीट कर रहे हैं प्रोजेक्ट को, वो हमारी क्रैश कॉस्ट हो जाएगी। मिनिमम टाइम में जो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं वो हमारा क्या है, क्रैश टाइम हो जाएगा। उसके बाद कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन है। अब क्या करना है हमने, यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं कि हमारा जो है ये वाला तो नॉर्मल टाइम है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या है, ये नॉर्मल कॉस्ट है ऊपर यहाँ तक इसमें आएगी। लेकिन कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे क्या होगा कि टाइम भी ठीक लग रहा हमारा और कॉस्ट भी, हमें वही वाला पॉइंट निकालना है। वो कैसे निकालते हैं उसका कुछ स्टेप दिए हैं, कुछ पॉइंट दिए हैं इसमें। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इक्वल टू द डायरेक्ट, हमें ये पहले पढ़ चुके हैं कि टोटल कॉस्ट जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इक्वल होती है। देयर इज ऑलवेज ए पॉइंट कर्व बिटवीन द क्रैश टाइम और नॉर्मल टाइम वेयर द टेंजेंट लाइकली टू बिकम हॉरिजॉन्टल। एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे क्या होता है, हमारा जो टेंजेंट है वो हॉरिजॉन्टल बन जाता है। मतलब ऐसा टाइम आएगा जिसमें क्या कर सकते हैं हम लोग कि टाइम भी हमारा ठीक ठाक लगे और कॉस्ट भी हमारी ठीक लगे और हमारा काम जो है, जो हमारा प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाए। तो वो वाला पॉइंट कौन सा है, यहाँ पे वो वाला पॉइंट है जहाँ कॉस्ट विल बी मिनिमम, टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग टाइम भी ठीक लग रहा है और हमारा जो काम है वो भी ठीक कंप्लीट हो रहा है। अब वो कर कैसे सकते हैं, हम क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, जब हम लोग क्या है कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, मतलब कॉस्ट जो है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं टाइम के रिफरेंस में। पहला पॉइंट क्या होगा,
टाइम रिलेशनशिप वेरियस एक्टिविटी पास्ट रिकॉर्ड, जो हमारे पास पहले से पास्ट का रिकॉर्ड है, एक्टिविटी है, मान लो कोई भी एक एक्टिविटी ले ले हम लोग, उसको कितने टाइम में कंप्लीट हुई है, मैक्सिमम टाइम कितना लगा है और कम से कम टाइम कितना लगा है, तो उसका हम लोग क्या है पोस्ट स्लोप डिटरमाइन कर देंगे कि क्रैश टाइम और वो वाला, ये आगे मैं उसको न्यूमेरिकल से समझाऊंगी। और उसके बाद फाइंड द टोटल कॉस्ट प्रोजेक्ट, सम ऑफ द डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट नेटवर्क बोल द, ये सारा हम क्या है डायरेक्ट कॉस्ट निकाल लेंगे और इनडायरेक्ट कॉस्ट निकाल लेंगे और ब्रोड द टाइम, दोनों टाइम निकाल लेंगे, क्रैश टाइम कितना था और नॉर्मल टाइम कितना था उसी एक्टिविटी का। उसके बाद क्रिटिकल एक्टिविटी होती है कि उसमें ज्यादा टाइम, मैक्सिमम टाइम कितना लग सकता है, कम से कम टाइम कितना लग सकता है, तो हम वो वाला भी निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम पूरा निकाल सकते हैं। अब ये निकालेंगे, जैसे मैं न्यूमेरिकल से समझाती हूँ तुम्हें, उससे ज्यादा समझ। देखो ये इसने ऐसे दे रखा है कि कैसे हम लोग कोस्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे दिया कि कोई एक्टिविटी है 1 से 2 चल रही है, ठीक है, नॉर्मल डेज जो है ये वाले हैं, नॉर्मल दिन इतने हैं जिसमें ये काम कंप्लीट होगा, क्रैश टाइम ये वाला है, ठीक है, और नॉर्मल कॉस्ट ये है, क्रैश कॉस्ट ये है, मतलब नॉर्मल टाइम समझ रहे हो कि कम ज्यादा से ज्यादा कितने टाइम में कंप्लीट होगा, क्रैश मिनिमम कितने डेज में हम लोग उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं, नॉर्मल कितना पैसा लगेगा जब हम नॉर्मल डेज में हम काम कर रहे हैं। उसके बाद क्रैश कॉस्ट कि जब हम कम टाइम ले रहे हैं और हमारी पोस्ट तो अपने आप कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद पोस्ट स्लोप दे रखा है, हमें सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, जो हमने ऊपर फॉर्मूला किया है, और ऊपर तो सारी डायरेक्ट पोस्ट के एग्जांपल है, यहाँ पे क्या है इनडायरेक्ट कितना दे रखा है हमें 500 पर डे, कि इनडायरेक्ट पोस्ट कितनी लग रही है 500 रुपए लग रही है पर दिन के हिसाब से। अब अगर हमने पोस्ट स्लोप निकालना हो तो हमें क्या करते हैं, जो हमारी क्रैश पोस्ट होती है उसमें से नॉर्मल पोस्ट को माइनस करते हैं, हमारा जो क्रैश जो हमारा नॉर्मल टाइम होता है उसमें से क्रैश टाइम को हम माइनस करते हैं। हमारी एक्टिविटीज में दे रखी है 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2 जा रहे हैं तो 4 दिन का टाइम लग रहा है, 2 से 3 कर रहे हैं तो 8 दिन का टाइम लग रहा है, 3 से 4 जा रहे हैं तो हमारा क्या है 6 दिन, मतलब टोटल 18 दिन लग रहे हैं। अब हमने करना क्या है, टोटल टाइम हमें पता लग गया कि 18 दिन लग रहे हैं, तो टोटल कॉस्ट निकालनी है तो कैसे निकलेगी, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट कितनी है हमारी, ये 1500 और 400, ठीक है, ये हमारी क्या है सारी डायरेक्ट कॉस्ट है, तो इनको सारों को प्लस कर लेंगे हम, ठीक है। इनडायरेक्ट क्या है हमारी 500 है, पर डे लिखा हुआ है लेकिन 18 दिन काम हो रहा है तो 18 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता लग गया कि जो टोटल कॉस्ट जो खर्चा होना है इस वाले काम पे वो कितना हो जाएगा 10,900 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बहुत आसान है ये, उसके बाद जो नेक्स्ट इसमें चले गए हम लोग, यहाँ पे एक्टिविटी को कंप्लीट होने में मिनिमम कितना टाइम लगेगा। अब ऊपर तो नॉर्मल निकाल लिया हमने, ठीक है, अब मिनिमम मतलब क्रैश टाइम निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे वही सेम चीज, टाइम को हमने क्या कर लिया टोटल कर लिया, लेकिन आगे अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में हमने क्या किया है, अब क्योंकि हम क्रैश की बात कर रहे हैं तो हम क्रैश टाइम को जोड़ा है हमने 12 दिन और क्रैश कॉस्ट को जोड़ेंगे। अब पहले नॉर्मल की बात करिए, अब हम क्रैश को जोड़ देंगे 2500 1600 ये जोड़ के, उसके बाद 500 इनडायरेक्ट तो वही रहेगी और 12 दिन है तो हम इससे हमें क्या चीज पता लगती है, हमें ये पता लगती है कि नॉर्मल कॉस्ट तो उतनी लगेगी और जो क्रैश कॉस्ट है जो मतलब ज्यादा खर्चा है वो कितना लगेगा 11,700 लगेगा, ठीक है, अगर हम क्या करते हैं टाइम को कम करते हैं। तीसरा पॉइंट उसने क्या बोला था कि हम कोई भी एक्टिविटी है क्रिटिकल एक्टिविटी है उसको कम से कम टाइम में कितने दिन में कर सकते हैं, ठीक है। पहला जो नॉर्मल टाइम था वो 18 दिन था, अब इसने क्या किया जो 18 दिन थे ये वाले इसमें से एक कम कर दिया, ये इसमें से इसको 7 कर दिया, इसको 5 कर दिया, मतलब एक एक दिन घटा दिया सब में से,
कम कर दिया यहाँ पे, या 4 था या 3 कर दिया, यहाँ 7, मतलब कम से कम इस टाइम में कर सकते हैं। तो वही सेम चीज हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट में क्या किया, अब 1000 और 700 दोनों चीजें आ जाएंगी। टोटल निकालना चाह रहे हैं हम टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, जो भी होगा इसमें से क्या करेंगे, इसमें से ये जो स्लोप है, कॉस्ट स्लोप है, दोनों को जोड़ देंगे। 500 में 550 जुड़ जाएगा, इसमें से ये जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, फिर जोड़ के फिर लास्ट में 500 इनडायरेक्ट कॉस्ट तो हमारी रहेगी। और हमारी अब हमें पता लग गया कि जो हमारी कॉस्ट स्लोप है वो कितनी आ जाएगी, 11,300। ऊपर वाली हमारी क्या थी, 11,900 थी, ये वाली कितनी है, 11,700 थी, ये वाली कितनी है, 11,300 है। तो अब हमें ये 3 पोस्ट मिल गए, 3 पोस्ट में से हमें ये पता लग गया है कि ये वाली जो पोस्ट है, ये वो पॉइंट है, टेंजेंट पॉइंट है, जिससे क्या है हम कम से कम, मतलब टाइम भी एक में 18 लग रहा है, एक में 12 लग रहा है, ठीक है, 12 लगा रहे हैं तो कोस्ट कम वो आएगी, ज्यादा वो कर रहे हैं टाइम, फिर ज्यादा कोस्ट भी लग रही है, पैसे भी लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला पॉइंट ऐसा है कि जिसमें कोस्ट भी कम है और दिन भी ठीक लग रहे हैं, ठीक है ना, कम है ना ज्यादा, बीच के निकाल लिया हमने। तो इसीलिए ये हमारा क्या होगा, यही वाला पॉइंट हमारा क्या है, ऑप्टिमम ड्यूरेशन होगा, ऑप्टिमम कोस्ट, मतलब हमें ऑप्टिमम ऐसा पॉइंट मिल गया है जहां पे कोस्ट भी कम है और हमारा टाइम भी कम है, ठीक है। ये हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है, बहुत बिल्कुल आसान है। अगर हमने निकालनी हो, कोई भी एक्टिविटी दे रखी हो हमें, मैंने देखा तो नहीं है आज तक इस न्यूमेरिकल को, लेकिन बाई चांस अगर पूछता है तो फिर भी ध्यान रख लेना, बहुत आसान है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोस्ट निकालनी है बस। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चे, आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चे, थैंक यू।